हेलो प्यारे बच्चों, देखो आज हम चैम्प सीरीज़ में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड गैसीय स्टेट। क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से चूज़ किए हैं कि चैप्टर का लगभग पूरा पार्ट इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाए और जो जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत हैवी अल्ट्रा डिफ़िकल्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन के पेपर में आते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन हैं गैसीय स्टेट के भी। गैसीय स्टेट इंक्लूड्स रियल गैस, आइडियल गैस और पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल एज वेल एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहा है, लैंग्वेज से गैसीय स्टेट का ही है। ए गैस इज हीटेड इन सच ए वे दैट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ बिकम डबल। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं रियल गैस के बारे में बात नहीं किया और कहीं वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी के बारे में भी बात नहीं कर रहे, तो फिर तो मान के चलना पड़ेगा कि गैसेस जो है वो आइडियल है। तो ऐसे में क्या बोलोगे आप कि पी इज इक्वल टू एनआरटी है मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हीट किया गया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों डबल हो गए, तो 2P और ये 2V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N इंटू R। तो ये भी 40 हो गया होगा, टेम्परेचर हो गया 40 और P हो गया 2P, V हो गया 2V, ठीक है। Some of the air molecules were introduced in the container to maintain the increased volume and pressure। अच्छा, increased volume and pressure को maintain करने के लिए assuming 1/4 of the initial number of moles have been given for this purpose, what fraction of the temperature has been raised finally। अच्छा, फिर मोल्स और मिला दिए, कितने ओरिजिनल मोल्स का 1/4 और मिला दिए, तो इसका मतलब नया प्रेशर 2P इंटू 2V ये मेंटेन कराने के लिए मोल्स हो गए N प्लस 1/4 इंटू N। 1/4 ऑफ द ओरिजिनल मोल्स हैव बीन एडेड, R इंटू नया टेम्परेचर T डैश। तो एक काम करो, ओरिजिनल इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो PV इज इक्वल टू NR इंटू T। जब डिवाइड करोगे तो PV से PV कैंसिल आउट हो गया, तो 4 इज इक्वल टू R से ये R कैंसिल, N से ये N कैंसिल, तो कितनी वैल्यू हो गई 5/4 इंटू T डैश अपॉन 4। देखना कितना हुआ, दिस वैल्यू बिकम्स 4। 5/4 आ तो गया ये 5/4। यहाँ से ये T डैश की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पर कितना 16/5 ऑफ T भी तो आएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगेन PV इज इक्वल टू NRT पर बेस, तो 16/5 T, 16/5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, सो C इज द राइट आंसर। तो ये एक आसान सवाल था, PV इज इक्वल टू NRT पर बेस्ड। बताते हैं ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में। हाँ, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ते हैं हम, 4 मेन प्रॉपर्टीज़, उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या प्रोसेसेस हैं ये, जैसे X को कन्वर्ट किया X प्लस में, तो ये आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है I1। X प्लस को X2 प्लस में, ये I2 मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सेकेंड, ये I3 को रिप्रेजेंट करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये X से X माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H Eg की बात कर रहे हैं 1, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज दिस, नियॉन 3s1 सोडियम मेटल की बात कर रहे हैं ये भी ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सावधान रहा करो। करेक्ट पूछे तो करेक्ट ही टिक मारना है, इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट ही मारना है। हालांकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है जेईई मेन के पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो वहाँ इशू नहीं आता। मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन जो जेईई एडवांस्ड में आते हैं वहाँ ये इशूज़ आते हैं कि करेक्ट इनकरेक्ट में एक से ज़्यादा ऑप्शन सही या गलत हो सकते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही बतलाएं, ठीक है। डेल्टा H4 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा H4 ये रहा X से X माइनस, तो हाँ जनरली एनर्जी रिलीज होती है, सोडियम में भी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव केवल कहाँ होती है, नोबल गैसेस में, नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन फैमिली ओनली, एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम मैग्नीशियम, इनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ती है टू ऐड द इलेक्ट्रॉन, बाकी तो रिलीज ही होती है। तो डेल्टा H4 का मैग्नीट्यूड, ठीक है मैग्नीट्यूड, डेल्टा H5
हाँ ठीक है, ये प्रोसेस अगर x है तो इसका उल्टा कर दो तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, साइन भले ही चेंज हो जाए, तो मैग्नीट्यूड कह रहे हैं तो दिस इज ऑल राइट। नहीं टिक मत मारना, ये तो करेक्ट है। डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1 डेल्टा H2, I2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1 I1। हाँ मैग्नीट्यूड की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है किसी न्यूट्रल एटम के लिए, तो ठीक है। बट लगाया हुआ है मैग्नीट्यूड, बार लगाया हुआ तो ठीक है मॉडुलस लगा करके, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो ये भी सही है। डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H3 डेल्टा H2 I2 इज ग्रेटर देन I, हाँ यही गड़बड़ है, बस यही आंसर है, ये इनकरेक्ट है। किसी भी एलिमेंट के लिए I1 हमेशा कम होता है I2 से, I2 कम होता है I3 से, एंड सो ऑन फॉर ए गिवन एलिमेंट। तो किसी पर्टिकुलर, अच्छा चौथा वाला भी देख लो, डेल्टा H1 एंड डेल्टा H6 बराबर, ऑब्वियसली एक प्रोसेस को अगर डेल्टा H1 ये है और उसका उल्टा प्रोसेस कर दो तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होंगे, साइन ही तो अपोजिट होंगे, तो ये भी सही था। तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो हुआ यही वाला हुआ, तो सी इज द राइट आंसर। आप अगर नोट कर रहे हो, नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो चाहें खुद ही सॉल्व करके इनको कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन X एंड O आर 2.1, ठीक है, 0.8, 3.5, ठीक है, पॉलिग स्केल। द नेचर ऑफ द कंपाउंड HOX, इजी क्वेश्चन है बट बच्चों को पता होता है। ये जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, तो ये मेटल होगा, लाइक सोडियम या लिथियम या पोटेशियम टाइप्स एटसेट्रा, इस टाइप का मेटल होगा। तो HOX की नेचर क्या होगा, जैसे NaOH हो गया ये, तो बेसिक है ऑफ कोर्स, आंसर इज बेसिक। वैसे एक जनरल गाइडलाइन होती है बच्चों के लिए, जैसे ये XOH है, ये यहाँ से टूटा तो ऐसे देगा, ये जब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H। ऑब्वियसली मेटल से केस में तो ये बेस बिहेवियर हो गया, बेसिक नेचर। बट यही अगर इस तरीके से हो कि बॉन्ड ये टूटे पानी के अंदर, तो ये XO माइनस एंड H प्लस बनाएगा। ऑब्वियसली H प्लस दे रहा है एक्वस मीडियम में, तो ये एसिडिक नेचर हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। ये जब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ज़्यादा पोलर बॉन्ड आसानी से टूटता है पानी के अंदर यूजुअली एसिडिक नेचर तो ऐसे डिफाइन होता है, एसिडिक नेचर ऐसे डिफाइन होता है। तो ये जब होता है जब X कौन है, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टाइप का, और ये X कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम हो, जैसे X कोड भी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एटसेट्रा, इस टाइप से। तो ये थ्योरी का ही पार्ट होता है, बच्चे समझते हैं इस चीज़ को। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल कांस्टेंट PC, TC for methane are 45 atmosphere and 189 Kelvin. The correct statement is VC मतलब critical volume कितना होगा, B van der Waals constant, symbols have their usual meanings, कितना होगा। तो ये तो simple calculations होती हैं, आपको एक बात पता होती है कि PC का फॉर्मूला होता है A/27B², TC का फॉर्मूला होता है 8A/27RB, और VC का फॉर्मूला होता है 3B। याद है फॉर्मूले? अगर ये फार्मूले नहीं याद है तो अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। इनको डिवाइड कर लो, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो देखो A से तो ये A कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, एक B से ये B कैंसिल, तो फिर क्या हो गया, PC की वैल्यू है एटमॉस्फेयर और उसमें ले रहे हैं लीटर में, तो PC इज़ 45 अपॉन TC की वैल्यू 189 केल्विन इज इक्वल टू, ये आ गया 1/B, ऊपर आ गया R/8। मुझे चाहिए B, तो ठीक है B फाइंड आउट कर लो, B आ गया तो VC भी आ ही जाएगा। तो B की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई R की वैल्यू क्या ले लें, लीटर एटमॉस्फेयर में 1/12 ले लो, चलेगा, 1/12 इंटू 8 इंटू 189/45। जरा देखियो क्या वैल्यू, इसको एक काम करो 190 टाइप से ले लो, अप्रॉक्सीमेशन चलता है, इतना तो चल जाता है। तो
12×96 100 के आसपास हो गया ये, 96 ही ले लो चलो। और ये 5 9 45 5 या 15 38 9 चौक 36 4 के आसपास 100, इसे 100 मान लो, 0.04 के आसपास। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू व्हाट, लीटर पर मोल, लीटर में कैलकुलेशन हो रही हैं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू ये आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा वीसी भी पूछा है, तो वीसी कितना हुआ? वीसी इज इक्वल टू 3 भी होता है, तो 3 × 0.04 4 12.12 लीटर, ये वैल्यू आ गई। क्रिटिकल वॉल्यूम ये भी लीटर पर मोल में ही होता है, लीटर पर मोल, मोलर वॉल्यूम होता है वीसी। नहीं, वीसी तो कहीं मैच नहीं कर रहा। बी की वैल्यू 0.04, एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा ये देखो जरा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एफ इज लेस देन Cl एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एफ इज ग्रेटर देन Cl। बिल्कुल सही बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पॉसिबल। देखो ध्यान दो, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का एवरेज जो है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इन मिलिकन्स स्केल। इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू डिसाइड द who will carry the negative charge and who will carry the positive charge, and you know very well that fluorine is the most electronegative element in the entire periodic table। तो फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इट डज नॉट वांट टू कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा कंपाउंड्स के अंदर। तो इसका मतलब FCl पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, F पर नेगेटिव चार्ज, Cl पर पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये सही है। और विच ऑफ द कंपाउंड इज पॉसिबल, FCl नहीं, ClF बोलते हैं उसको, हमेशा याद रखो ऐसे लिखा जाएगा ClF, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट में आएगा एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहले आएगा। जब तो आप सोडियम क्लोराइड लिखते हो मेरे भैया, आप Cl सोडियम थोड़ी लिखते हो, ऐसे थोड़ी लिखते हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल कम लेटर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल कम फर्स्ट। तो FCl भी गलत है, और ClF2 वो तो कंपाउंड ही नहीं है कुछ। आई थिंक द आंसर इज बी, इट्स अ सिंपल वन। तो फ्लोरीन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड क्लोरीन विल कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑफ कोर्स द बॉन्ड बिटवीन देम इज अ पार्शियल, इट इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड अकॉर्डिंगली आप ये एप्लीकेशंस कई बार आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस में। देन कम्स अनदर क्वेश्चन बच्चों, इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अमोनिया फ्रॉम वन एंड एंड BF3 फ्रॉम अनदर एंड आर सेंट एट ए टाइम, सेम टाइम पर। द डिस्टेंस फ्रॉम द अमोनिया एंड where the addition compound BF3.NH3 will first form is। ग्राहम्स लॉ का क्वेश्चन है। जैसे ये एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, 1 मीटर लेंथ, मतलब सेंटीमीटर में आंसर है तो 100 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। एक तरफ से अमोनिया को इंट्रोड्यूस करवाया और दूसरी तरफ से BF3 को, और क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया और BF3 रिएक्शन करेंगे, तो करेंगे ही आपको पता है, NH, ये H, ये लोन पेयर डोनेट कर देता है BF3 को, ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसे बोलते हैं अडक्ट। अडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का, एडिशन के कुछ शब्द ले लिए और प्रोडक्ट कुछ शब्द ले लिए तो बन गया अडक्ट। अडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट बन गया, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। सो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंगली ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो कब बनेगा ये, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, तो एक बात तो क्लियर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ BF3। चूंकि दोनों प्रेशर के बारे में कुछ नहीं कह रहे कि इनके पार्शियल प्रेशर कितने थे गैसेस के, कुछ नहीं दे रहे, तो सेम मानते हुए तो पार्शियल प्रेशर सेम है, तो इनवर्स रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस, तो मोलर मास ऑफ BF3 अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया।
अच्छा ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भाई वॉल्यूम कितना कवर हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इफ्यूज्ड, और वॉल्यूम क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अमोनिया इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई BF3 इनटू एरिया। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कवर्ड या वॉल्यूम एक्सपेंडेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट BF3, बोरॉन 11 और फ्लोरीन 19 दुनिया 19 या 57 और 11 68 68 अपॉन अमोनिया 17 चौका, डेटा बड़ा आसान है, 2:1 का रेशियो आ गया। इसका मतलब अमोनिया और BF3 2:1, तो अमोनिया डबल ट्रैवल करेगा मतलब 2:1 के रेशियो में 66.67 इज द राइट आंसर। तो डिस्टेंस ऑफ अमोनिया ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस ऑफ BF3 ट्रेवल्ड 2:1, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस का 2/3 ऑफ 100 सेंटीमीटर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम अमोनिया एंड, जो कि वैल्यू आ जाएगी कितना 200/6 66.67 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है ये। अच्छा एक बात ध्यान दो, कभी कभी क्वेश्चंस थोड़ा सा इसमें ऑल्टरेशन ये कर सकता है कि पार्शियल प्रेशर भी सेम ना दे, तो फिर कैसे करेंगे। पार्शियल प्रेशर अगर सेम नहीं देंगे तो पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला भी पता होता है क्या, R1/R2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर P1/P2, दोनों गैसेस का इन्वर्स रेशियो या रिवर्स रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मासेस M2/M1। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी लेना होगा अगर क्वेश्चन में वो मेंशन्ड हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों ये था सवाल बेस्ड ऑन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज क्वाइट यूजफुल, याद रखेंगे इसको। अच्छा ग्राहम्स लॉ में एक जनरल फॉर्मूला जरूर याद रखें, कभी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ग्राहम्स लॉ में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ द गैस इनटू एरिया ऑफ ऑरिफाइस अपॉन रूट ऑफ M इनटू T। ये फार्मूला जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले में भी बच्चों कई तरह के डाउट्स रहते हैं कि सर ये P कौन है, टोटल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर है, नहीं पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है ये। दिस इज द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। इफ्यूजन या डिफ्यूजन इज ऑलवेज occurring because of the partial pressure difference. Gases flow from the higher partial pressure to the lower partial pressure. तो ये P partial pressure भी नहीं है, partial pressure difference है। बट हमें तो क्वेश्चन में सर ये पार्शियल प्रेशर ही दिया हुआ होता है। नहीं, हम दूसरी एंड पर मान लेते हैं कि वैक्यूम है तो वहाँ पार्शियल प्रेशर 0 है, तो पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। A0 is the area of cross section through which the diffusion is occurring and M is the molar mass of the gas। भारी गैस होगी तो rate of diffusion कम होगा under similar conditions and T is the temperature in Kelvin। अच्छा कई बार बच्चों को ऐसा भी लगता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये घट जाएगा क्या रेट ऑफ इफ्यूजन, ना बढ़ेगा। सर उल्टा बता रहे हो आप, ये तो नीचे है ना। अरे प्रेशर और टेम्परेचर आपस में रिलेटेड होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा मेरे भैया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो टेम्परेचर दुगना करा तो प्रेशर भी दुगना हुआ, तो पता चला नीचे √T है, ऊपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो एक तरीके से ऊपर √T आ जाएगा। तो ऊपर √T आ गया तो इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इफ्यूजन इंक्रीजेस। तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ इफ्यूजन increases। समझ गए ना बात को, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड, ये याद रखना होता है। ये कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, तो ये कंफ्यूजन दूर करें। और अच्छा सवाल था, मतलब गुड टू रिवाइज। नोट भी करते जाओ, अगर आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिख रहे हो तो यू कैन नोट डाउन। Then comes another question, periodic table का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साफ दिखलाई पड़ रहे हैं। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स U, V, W, X, Y, ये कुछ 5 एलिमेंट्स हैं। दीज सिंबल्स डू नॉट हैव एनी केमिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा देख ही लो, 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन है।
1:2 2p6 3s1 सोडियम हो गया। इससे क्या है, मेरी फैमिलियरिटी बढ़ जाती है एलिमेंट्स के प्रति, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब दिमाग में लाने में कम टाइम लगता है। मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी मुझे पक्का विश्वास है ऐसा होता होगा। 1:2 2p6 3s2 3p2 सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर से देख लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14, और ये हो गया D3D5 मैंगनीज। मुझे दिखाई पड़ रहा है ना 3D5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मैंगनीज का है। 1:2 2p6 3s2 3p10 p6, ये तो नोबल गैस है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 36 आर्गन क्रिप्टॉन यही हो ना, बिल्कुल। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया। आप क्वेश्चन देखो कितना आसान लगेगा। डिटरमिन विच सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एलिमेंट फॉर्म्स ए कार्बोनेट दैट इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय द हीटिंग। हालांकि ये क्वेश्चन पूरी आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस या और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अच्छे से पता होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एलिमेंट फॉर्म्स ए कार्बोनेट विच इज़ नॉट डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग। साफ दिखाई पड़ता है, क्रिप्टॉन हो नहीं सकता। मैंगनीज कार्बोनेट अगर बनेगा तो डिकम्पोज हो जाएंगे, सब डिकम्पोज हो जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता। Na2CO3 थर्मली स्टेबल है, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में सिखाते हैं इन फजान्स रूल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हीट करोगे नो डिकम्पोजिशन। तो ये बात पता होती है बच्चों को, नहीं पता होती है तो आप सीखें। तो इसका मतलब पहला वाला ये सोडियम होना चाहिए, तो V। एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म कलर्ड आयनिक कंपाउंड्स। देखो कलर्ड आयनिक कंपाउंड्स में डी ब्लॉक के मेटल्स या डी एंड एफ ब्लॉक के कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, और डी ब्लैक कौन दिखाई पड़ रहा है, X, तो इट शुड बी X। मैंगनीज के कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, KMnO4 है डीपली कलर्ड है, इस तरीके से। एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। यूजुअली नोबल गैस हैज द लार्जेस्ट रेडियस, तो नोबल गैस कौन, Y। उसके बाद एलिमेंट फॉर्म्स ओनली एसिडिक ऑक्साइड। ओनली एसिडिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, ये तो न्यूट्रल ही बनते हैं। सोडियम हमेशा बेसिक बनाएगा। सिलिकॉन के ऑक्साइड जो हैं वो, हाँ, सिलिकॉन का SiO2 बनता है और वो एसिडिक है, तो सिलिकॉन ही है ये W। सर मैंगनीज नहीं, मैंगनीज के बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे कौन, MnO, Mn2O3, ये बेसिक हैं। और हाई एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं, Mn2O7, MnO3। मैंगनीज तो लाइन से ऑक्साइड बनाता है भाई, MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, बीच में एक और MnO3। ये दोनों एसिडिक हैं, ये दोनों बेसिक हैं, एंड दिस इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल नेचर का होता है, तो इसका मतलब कोई ऑप्शन नहीं हो, क्रिप्टॉन तो बनाएगा। क्यों, क्रिप्टॉन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इजीली। क्रिप्टॉन को तो एकमात्र शायद एक कंपाउंड बना हुआ है आज तक, वो भी बड़ी दिक्कतों के साथ में, KrF2 क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। तो आंसर इज W। कौन, सिलिकॉन। कौन सा ऑप्शन, VXYW, VXYW, B इज द राइट आंसर। वैसे ऐसे क्वेश्चंस में चूंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, बट जब बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एलिमिनेशन अप्रोच से देखते हैं। वी पढ़ो ही मत, सब में तो V है, सही होगा। WX में ढूंढना है तो WX में देख लो, एलिमेंट इज लाइकली टू फॉर्म कलर कंपाउंड। W मतलब सिलिकॉन और X मतलब मैंगनीज, तो मैंगनीज इज द ऑप्शन, तो X आ गया। अब ये रोल्ड आउट दोनों, ये दोनों हो सकते हैं। और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट था, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, क्रिप्टॉन ही हो गया, क्रिप्टॉन मतलब Y आ गया, बस यही आंसर है। चौथा स्टेटमेंट पढ़ो या मत पढ़ो, आता हो या ना आता हो, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन अप्रोच। कई बार एलिमिनेशन अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, खासकर इस तरह के ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में एलिमिनेशन अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन ना भी आता हो, आधे क्वेश्चन के सोल्यूशन से वो प्रॉपरली मैच कर रहा हो, तो 4 में से 3 ऑप्शन हट जाते हैं आसानी से, और कई बार 2 ऑप्शन भी हट जाते हैं, तो फिर रिस्क लेना बनता है। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि सर तुक्का कहाँ तक भिड़ा लें, तो तुक्के का तो देखो ऐसा है यार कि बिल्कुल ही कुछ ना हो तो ब्लफ नहीं मारना चाहिए।
बट फिर भी अगर 4 में से 2 ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हों और 2 में डाउट हो तो फिर रिस्क ले लेना चाहिए, इतना रिस्क तो चलता है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था पीरियोडिक टेबल का, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से ये बात ध्यान में रखेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, PV curve at the constant temperature is shown below T1 and T2 in Kelvin R। ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर है और ये प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, बॉयल्स लॉ दिखाई पड़ रहा है ये, तो बॉयल्स लॉ है ये, तो दिस इज बॉयल्स लॉ। अब टेम्परेचर कह रहे हैं कितना होगा T1 T2, देखो डेटा तो कुछ दिया नहीं प्रेशर वॉल्यूम का, टेम्परेचर एग्जैक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट ये तो बता ही सकते हैं ना कौन बड़ा कौन छोटा है, तो उसके बेसिस पर अगर देख लें तो इक्वेशन होती है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर PV इज इक्वल टू nRT से आता है। मान लो एक पर्टिकुलर प्रेशर ले लो, देखें एक पर्टिकुलर प्रेशर पर प्रेशर फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है ही, R तो है ही कांस्टेंट, और ऊपर वाले टेम्परेचर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है ऊपर T2 वाले का, तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो इसका मतलब पहला कम आना चाहिए, T1 T2 टेम्परेचर पूछ रहे हैं ना रेस्पेक्टिवली, 500 250 9 250 500, हाँ ये हो सकता है, 300 150 ज़्यादा कम नहीं हो सकता, कम ज़्यादा हो सकता है, बराबर बराबर वो भी नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकली वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, लॉजिकली वी कैन से दैट T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड अकॉर्डिंगली द आंसर इज मैचिंग विद दिस रिक्वायरमेंट इज ऑप्शन बी। Then comes another question based on electronic configuration। ये हमेशा अच्छे सवाल माने जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों के स्कूल की रिक्वायरमेंट में भी आते थे, अच्छे क्वेश्चन NCERT में दिए हुए भी हैं ये क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स आर, ठीक है, क्रिप्टॉन 5s1 S ब्लॉक की मेटल है, ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो S ब्लॉक, और रेडॉन 5f14 61 7s2 साफ दिखाई पड़ रहा है F ब्लॉक एलिमेंट्स है, फुल्ली फिल्ड F ब्लॉक हो गया। F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F0 से लेकर के 14 तक, और n-1 D 0 से लेके 1, 0 या 1 दो ही ऑप्शन होते हैं, एंड ns2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो F ब्लॉक के अंदर आ गया 3d10 4s2 4p, p में भरा है आखिरी इलेक्ट्रॉन तो p ब्लॉक हो गया, और आर्गन 3d6 4s2 d में भर रहे हैं तो ये तो आयरन ही है दिखाई पड़ रहा है, तो ये d ब्लॉक हो गया। तो d p s एंड f चारों ब्लॉक ले लिए। आओ ऑप्शन पे, फर्स्ट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं एल्कली मेटल्स S ब्लॉक है तो S ब्लॉक में ये एल्कली मेटल है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 ही होगा, तो ये तो गलत हो गया। हमें क्या बताना है, ट्रू फॉल्स। तो पहला फॉल्स है, फॉल्स सब में ही फॉल्स है, तो पहला स्टेटमेंट दो या मत दो, ना आता हो या ना आता हो जरूरत ही नहीं है। सेकंड इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी गलत हो गया, F ब्लॉक है भाई। द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इज कोवेलेंट, फर्स्ट मतलब अरे तो एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल भी 5वें पीरियड का है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, रुबीडियम हो गया। तो रुबीडियम के सारे कंपाउंड्स आयनिक होते हैं तो कोवेलेंट तो हो ही नहीं सकते। और थर्ड कौन है, पी ब्लॉक का भी कौन, हेलोजन है, ये हेलोजन भी कौन सी है, आर्गन 3d10 4s2 4p5 ब्रोमीन हो गया, तो RbBr, तो ये तो आयनिक कंपाउंड होगा, तो कोवेलेंट हो नहीं सकता, रुबीडियम नेवर फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। फोर्थ शोज सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, दो बार की कहाँ जरूरत है, तो फोर्थ शोज सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फोर्थ मतलब कौन, आयरन, अरे नहीं आयरन का तो फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी शो करता है, +1 करेगा, +2 करता है, +3 करता है, और साथ ही साथ +6 भी करता है। भाई एक कंपाउंड है इसका फेरेट FeO4 2- +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनता है, तो ये तो वेरिएबल ये भी गलत है, सारे ही तो गलत है यार। FT FFT हाँ ये रहा डी ऑप्शन, F चारों ही फॉल्स हैं। सो दिस इज हाउ
यू शुड हैव, मतलब यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपका आइडिया होगा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का पता होगा, उतना ही स्मूथ होगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। ऊपर से नीचे आने पर प्रॉपर्टीज कौन सी बढ़ रही हैं? तो बढ़ने वाली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस, यस। साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी, नो, इट डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज, हाँ, न्यूक्लियस का चार्ज तो बढ़ेगा ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही तो है न्यूक्लियर चार्ज, जेड, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो तो बढ़ ही रहे हैं ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड किस में आ रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not correct regarding the diagonal relationship between aluminium and beryllium? ये दो पेयर बड़े फेमस होते हैं फॉर डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम, जस्ट अ मिनट, हाँ, लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ये दो पेयर बहुत फेमस होते हैं फॉर डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम के काफ़ी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कुछ मैग्नीशियम जैसी होती है, और बेरिलियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, एंड दैट इज ड्यू टू द सेम आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल मतलब चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो है लगभग सिमिलर होता है, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है तो इस बात का ध्यान देना। ऑक्साइड्स ऑफ बोथ आर एम्फोटेरिक, हाँ बिल्कुल, बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक। Al2O3 एंड BO दोनों एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक है तो इनकी रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ये HCl से रिएक्शन करेगा तो AlCl3 बना लेगा, और ये अगर NaOH में डिजॉल्व होगा तो बनाएगा Na2AlO2, सोडियम मेटा एलिमिनेट, और ये अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा BeCl2 का सॉल्यूशन, और ये अगर NaOH से डिजॉल्व होगा तो ये भी सोडियम बेराइलेट बना लेगा। बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर है। तो बोथ आर एम्फोटेरिक, यस। कार्बाइड्स ऑफ बोथ प्रोड्यूस सेम गैस इन हाइड्रोलिसिस, यस। ये भी Al4C3 ये कार्बाइड है, और ये BeC2, इसके अंदर भी B2C आएगा। यहाँ भी कार्बाइड, ये मिथेनाइड आयन है, और यहाँ भी अगर ध्यान से देखो तो C4- आयन है। आप इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मिथेनाइड है तो मीथेन गैस इवॉल्व होगी। तो यह सेम गैस इवॉल्व होती है, यस सेम गैस इवॉल्व होती है। बोथ आर कॉल्ड मिथेनाइड्स। हाइड्राइड्स ऑफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइड्राइड्स ऑफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ बिल्कुल, BH2 बनता है और वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसी AlH3 का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ये स्ट्रक्चर तो पता भी होती है बच्चों को, B, ये H, हाइड्रोजन अगर ब्रिज हो रहा है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसे बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। हालांकि ये वेज एंड डैश डायग्राम है, बिकॉज जो रिंग्स हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में होती है, पहली रिंग और दूसरी रिंग इस टाइप से। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर को बताते हैं इस टाइप से। तो ये भी सही है, बोथ शो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। दिस पॉइंट विल कम इन मोर बेटर वे इन केमिकल बॉन्डिंग, बट स्टेटमेंट वाइज दिस इज करेक्ट। तो हाइड्राइड्स ऑफ बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, यस कोवेलेंट कंपाउंड्स। बोथ शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड, नहीं, बेरिलियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि एल्यूमिनियम का हमेशा +3 ही शो करता है। एल्यूमिनियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, और एल्कलाइन अर्थ मेटल तो हमेशा +2 ही शो करती है। तो यही गलत है, क्वेश्चन ने पूछा था नॉट करेक्ट, तो डी इज ऑप्शन, बाकी तो सब सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज वाइज एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स की। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज गिवन 495 किलोजूल पर मोल। हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम इनटू सोडियम आयंस? ठीक है, तो प्रोसेस है सोडियम गैस को सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है।
तो इसके लिए 495 किलो जूल पर मोल है। बट हमें 2.3 मिलीग्राम के लिए करना है, तो मोल्स कितने हो गए सोडियम के? 2.3 मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ ग्राम अपॉन 23, 10⁻⁻4 मोल। तो हाउ मच ऑफ एनर्जी इज नीडेड? तो बड़ा आसान है, तो एनर्जी नीडेड कितना होगा फॉर दिस पर्पज इज इक्वल टू, पर मोल चाहिए 495 किलो जूल, तो फिर 10⁻⁻4 मोल से मल्टीप्लाई कर दियो, इतने किलो जूल चाहिए। जूल में कन्वर्ट करना है तो एक काम करो, 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 49.5 जूल ही आ गया बस। बी इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। और देखो, लैटिस एनर्जी ऑफ द लिथियम हैलाइड इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R। दो चार्जेस हैं आयनिक कंपाउंड में, कैटायन एनायन, उनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये हो गई R, और Q1, Q2 इनके चार्ज का प्रोडक्ट है। अच्छा, Q1, Q2 तो सेम ही है, क्योंकि यहाँ लिथियम हो या फ्लोराइड आयन हो, कोई सा भी हैलाइड आयन हो और लिथियम आयन हो, चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम है, ये तो सेम ही हो गया। तो इसका मतलब कंपैरिजन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। साइज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो सब में छोटा साइज, यहाँ तो लिथियम कॉमन है, तो फ्लोराइड आयन का साइज सब में छोटा है, I- का साइज लार्जेस्ट है, तो सब में छोटा है, तो R की वैल्यू यहाँ मिनिमम है, तो लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी। पहला ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला याद रखें, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन R। वैसे डिफाइन कैसे होती है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस आयंस, कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। तो इस तरीके से लैटिस एनर्जीज पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये देखो, van der Waals equation for the gas is stated as P is equal to nRT upon V minus NB minus A n upon V का स्क्वायर। ये van der Waals इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक बात है, ये उसी का फॉर्म है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, ये उसी का फॉर्म है, उसी का फॉर्म है ये, ठीक है। दिस इक्वेशन रिड्यूसेस द परफेक्ट इक्वेशन। ये परफेक्ट गैस इक्वेशन कब होगी? ये परफेक्ट इक्वेशन जब होगी, जब आप अगर ध्यान से देखो तो जो हमने थ्योरी ब्रशअप पढ़ाया है उसमें बताया भी है, 4 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें जो तीसरा केस होता है आइडियल गैस कंडीशंस कब होती है, रियल गैस आइडियल जैसा बिहेवियर कब करती है? जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर लो हो। तो टेम्परेचर हाई होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इग्नोरेबल होते हैं, तो ए वाला टर्म A अपॉन बी एन स्क्वायर वी कैन इग्नोर, और प्रेशर काफ़ी लो होता है तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो फिर ऐसे में जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल है इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट एंड बोथ द टर्म्स कैन बी इग्नोर्ड इन सच कंडीशंस। तो पी वी इज इक्वल टू nRT। इट अप्लाइज व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। कहाँ है? टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई एंड प्रेशर इज लो। हाँ, पहले ही सही है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी लो, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी हाई, टेम्परेचर इज सफिशिएंटली लो एंड प्रेशर इज हाई। नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट गैस इक्वेशन रेडियो, ये ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बहुत आसान है जैसे पॉइंट, बट जेई एडवांस तक में पूछा ये वाला पॉइंट एक बार, जेई एडवांस ने यही क्वेश्चन पूछ रखा है एक बार फिजिक्स में। चीज़ें कॉमन होती है कई बार, जैसे KTG है वहाँ भी पूछते हैं, तो कई बार क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें याद रखनी चाहिए। नहीं, ये वाला तो केमिस्ट्री में था, बट इस तरह के क्वेश्चंस जो आइडियल गैस वाले हैं वो कई बार फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट? डायमेंशनलेस कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही आंसर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल में मेजर करते हो। इट इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous atoms are converted to the gaseous ions by addition of electron। तो एनर्जी रिलीज्ड हो गई, वो एंथैल्पी चेंज हो गई, वो आयनेशन एंथैल्पी, ये भी एंथैल्पी, एंथैल्पी भी किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल में होगी। एटॉमिक रेडियस वो एंगस्ट्रॉम में और पिकोमीटर में हम मेजर करते हैं। तो ये सब तो डायमेंशन लेस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायमेंशन लेस टर्म है, ये डायमेंशन नहीं होती। क्यों? इट इज़ अ टेंडेंसी of an atom to pull the shared pair of electron towards itself।
इन ए केमिकल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है और एक रिलेटिव टेंडेंसी है, इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती। तो दिस इज द आंसर, यू शुड रिमेंबर। हाँ, पीरियोडिक टेबल का एक और क्वेश्चन, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13, थर्ड पीरियड का है और ग्रुप 13 का है, तो एल्यूमिनियम ही तो हुआ, ठीक है। ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय द एलिमेंट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, एल्यूमिनियम के तो तार, वायर बड़ी कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, केबल्स के अंदर एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज क्वाइट गुड, ये तो गलत हो गया। लिक्विड एंड मेटालिक, नहीं, एल्यूमिनियम इज सॉलिड अंडर रूम कंडीशन, मेटालिक है ऑफकोर्स। सॉलिड एंड मेटालिक, हाँ ये सही है। सॉलिड एंड नॉन मेटालिक, नहीं, बस। हालांकि ये क्वेश्चन तो अगर 9th-10th के क्लास में भी आ जाए तो बच्चे सॉल्व कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, बट जेईई मेन में सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा किसने कहा? तो क्वेश्चन हमने बिल्कुल इस तरीके से लिए हैं जो जेईई मेन में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक का पार्ट है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो जैसे ऑक्साइड आयन 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन। सर 10 क्यों? सोडियम एटम में 11 होते हैं और सोडियम प्लस की बात कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 ही बचे। मैग्नीशियम में 12 थे, 2 लूज कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, क्लोरीन में 17 होते हैं, फ्लोराइड आयन में 9 और 1 10 हो गए, नियॉन हीलियम 10 में भी 10 हैं, आर्गन में 18 हैं, क्लोराइड आयन में क्लोरीन में होते हैं 17 और 1 और आ गए 18, और लिथियम प्लस में 2 ही रह गए। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, अच्छा ये भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो मैं कौन सा आंसर दूं? 1 2 3 4 5 होंगे ये वाले, और वो 2 भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ऐसा कर दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर, बल्कि ऐसे पूछो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मैक्सिमम नंबर लिख दो। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो हैं वो कौन सी हैं? तो वो ये वाले हैं, और वो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो आंसर 5। वो एक्चुअली कहना यही चाह रहा है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वाले टोटल स्पीशीज कितने हैं, तो वो बतला दें, तो बस आंसर हो गया 5। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार परफेक्ट नहीं होता, बट आपको क्वेश्चन की मंशा जान करके, उसकी इंटेंशन समझ के हमें कई बार सॉल्व करना चाहिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हों। हालांकि इसके ऊपर कई बार जेईई मेन, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, आसानी है सब ये। हाँ, और देखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन 0 छोड़ करके बाकी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेबल कंपाउंड्स इज, बिल्कुल जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल थोड़े चेंज किए गए हैं। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट 0 छोड़ करके, तो कैल्शियम यस हमेशा +2, बेरिलियम हमेशा +2, फ्लोरीन हमेशा -1, जिंक हमेशा +2, बेरिलियम हमेशा +2, एल्यूमिनियम हमेशा +3, स्ट्रॉन्शियम हमेशा +2। क्यों? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, दे नेवर शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हाँ, गैलियम इट शोज +1 +3 कॉमनली शो करता है, लेड +2 +4 शो करता है। तो इसका मतलब ये सारे आंसर हो गए जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7, आंसर इज 7। तो इस तरीके से, तो एक बात याद रखें, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एल्कली मेटल्स हमेशा +1, कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स alkaline earth metals
+2, स्कैंडियम एंड एल्यूमिनियम +3, जिंक कैडमियम +2। ये वेरिएबल शो नहीं करते, तो ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कुछ कंपाउंड्स हैं, यू शुड रिमेंबर। एंड फ्लोरीन हमेशा -1। अदर देन 0 दे कैन एग्जिस्ट इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये याद रखें, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, आयोनाइजेशन वैल्यूज आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑफ एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम प्लस, इसका मतलब मोनोकैटायन बना रहे हैं, तो ये I1 की बात कर रहे हैं, तो ये I1 है, ठीक है। एंड डेल्टा H फॉर एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+, तो देखो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस बनाओ, एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, और ये डायरेक्टली बनाओ। तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ में 5140 किलो जूल पर मोल है, मतलब 1 मोल के लिए, और ये है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 577.5 किलो जूल, ठीक है। इफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इस, तो ये I2 हो गया और ये I3 हो गया, ठीक है। अगर ये रेशियो 2:1 में हो तो I2 और I3 की वैल्यू बतलानी है। सॉल्व करो, ये 2:3 के रेशियो में है, अगर ये x है मान लो, बल्कि 2:3 में है, अगर ये 2x है तो ये 3x हो गई I3 की वैल्यू। 2:3 का मतलब यही तो हुआ ना कि अगर ये 2x है तो वो 3x हो गया। रेशियो इनका 3:2 है या 2:3 है, ठीक है। हेस लॉ अप्लाई करते हैं हम, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं इस चीज़ को, कि एक स्टेट से किसी फाइनल स्टेट तक पहुंचो, किसी भी रास्ते से पहुंचो, एंथैल्पी चेंज, चूँकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी चेंज इन ऑल द प्रोसेसेस वुड बी सेम। सो यू विल से दैट 577.5 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5140। 5x इज इक्वल टू 5140 में से जरा घटाना, 5140.0 में से 577.5 देखना, 5 9 7 8 2 9, और यहाँ 13 7 8 4 13 10 5 4 5 4 2, तो 4542.5। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 5 9 45 0 5 8 40 2 5 5 25 किलो जूल, ये आ गई x की वैल्यू। तो बताओ I2 कितना हो गया, 2x, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 17, 9 दूनी 18, 1817। और कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। और I3 की वैल्यू कितनी, 3x, 3 इंटू 908.5, 3 पंजे 15, 1 8 24 और 1 25, 2 और 2 और 9 27, 2725 किलो जूल। वो देख लेना यार अपने हिसाब से, जो भी आंसर आ जाए। मतलब अप्रोच ये होगी, हेस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। I1 I2 I3 की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी पीरियोडिक टेबल का ही कहलाएगा। हालांकि पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं। मेजर जो क्वेश्चन, कौन ज़्यादा कौन कम, ट्रेंड्स क्या हैं, घटता क्रम बढ़ता क्रम, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये 4 पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इनके ट्रेंड्स पे ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल से। फिर भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आ गई बात समझ में? हालांकि एक बात तो क्लियर है, I1 से बड़ा हमेशा I2 होता है फॉर द गिवन एलिमेंट, I2 से बड़ा हमेशा I3 होगा। तो ये डेटा दिखाई भी पड़ रहा है, जो हमने कैलकुलेशन की हैं, इट इज़ इन एग्रीमेंट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, और देखो यहाँ करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इज, जैसे ये क्वेश्चन है, ये साइज का मतलब एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। साइज मतलब आयनिक रेडियस। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इज, अगर हमें बताना हो ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन,
तो ज़रा एक बात ध्यान से देखो, कंपेयर करें तो करें कैसे। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड के नीचे क्लोराइड है और ये सल्फाइड आयन है। ये बड़ा अच्छा सवाल भी है। जैसे ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अगर कंपैरिजन करना हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में कंपैरिजन करना हो, तो एक तरीके से ये बोलते हैं कि Z/E जिसका ज़्यादा, साइज उसका कम। तो इसका मतलब ऑक्साइड आयन फ्लोराइड आयन में तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। Z/E की वैल्यू कितनी है? Z/E की वैल्यू यहाँ ऑक्सीजन में है, ऑक्साइड आयन में Z मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 8 अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10, और यहाँ आता है 9/10। तो इसका मतलब छोटा साइज किसका हुआ? फ्लोराइड आयन का। तो फ्लोराइड आयन से बड़ा हुआ ऑक्साइड आयन। ऑन सिमिलर लॉजिक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं और 16/18 और ये 17/18 Z/E रेशियो। तो Z/E जितना ज़्यादा होगा तो Z जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। तो यहाँ भी क्लियर है कि क्लोराइड आयन छोटा है सल्फाइड आयन से। तो ये तरीका हुआ कंपैरिजन का। तो फ्लोराइड ऑक्साइड में कोई इशू नहीं, क्लोराइड सल्फाइड में कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स में साइज का जो कंपैरिजन होता है इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ Z/E रेशियो, जैसे मैंने बताया अभी लॉजिक वाइज। अब बात आती है कि क्लोराइड थर्ड पीरियड का है, ऑक्साइड सेकंड पीरियड का है, तो कंपेयर कैसे करें? तो भाई सेकंड और थर्ड पीरियड में अच्छा खासा साइज का डिफरेंस होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स में साइज का डिफरेंस बहुत लार्ज नहीं होता। क्लोराइड आयन फ्लोराइड से अच्छा खासा बड़ा है, ऑक्साइड आयन फ्लोराइड से थोड़ा सा बड़ा है, तो क्लोराइड आयन विल बी लार्जर देन और बिगर देन ऑक्साइड आयन। तो आंसर ये हो गया, आंसर वुड बी F- ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। फिर एक बार सुन लो लॉजिक। सर फ्लोराइड ऑक्साइड को कंपेयर कर लिया, समझ में आ गई बात। क्लोराइड सल्फाइड को भी ऑर्डर कंपेयर कर लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के बेसिस पर आ गई बात समझ में। बट सर आपने ये कैसे कंपेयर किया क्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन को? ध्यान दो, फ्लोराइड आयन सेकंड पीरियड का है, क्लोराइड आयन थर्ड पीरियड का है। एक पीरियड का डिफरेंस होने पर साइज अच्छा खासा बढ़ जाता है। ऑक्साइड आयन थोड़ा सा ही बड़ा है फ्लोराइड आयन से, बट क्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन से अच्छा खासा बड़ा है। तो क्लोराइड आयन विल बी लार्जर देन ऑक्साइड आयन, एंड यस इट इज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आता है आयनों का साइज का, उससे वेरीफाइड है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा तो कहाँ से लाओगे तुम? ऐसा थोड़ी यही काम बचा है क्या पूरी पीरियोडिक टेबल में हर सब आयनों का, सब एटम्स का, सब कैटायनों का हम रेडियस याद कर रहे हैं 212 पिकोमीटर, 212.5 पिकोमीटर, यही काम बचा है क्या? ये ऐसे नहीं। क्वेश्चन तो लॉजिक बेस्ड होते हैं, रैंडम नहीं आते। कभी कभार एक आध क्वेश्चन 10 सालों में रैंडम आ गया अचानक से, डेटा बेस्ड फैक्ट वाइज, तो उसके बेसिस पर आप अपनी एनर्जी सारी की सारी डेटा रटने में थोड़ी लगा दोगे, लॉजिकली चलोगे, जिससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हों, एंड दैट इंश्योर्स द गुड रैंक एंड गुड सिलेक्शन, गुड IIT, गुड NIT यू गेट इन योर एग्जाम्स। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, और जो बात मैंने पढ़ाई है जरूरत पड़े तो 2 बार सुने क्या बोला गया है, एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। नोट भी कर लो, कई क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स होते हैं वो कई बार नोट करने वाले होते हैं, तो वी शुड डू। हाँ देखो एक और क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ O2 कैन बी फिल्ड इन अ 1 लीटर वेसल एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज गिवन इन गिवन कंडीशन इज 0.8। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। रियल गैस के लिए हम अप्लाई करते हैं PV इज इक्वल टू Z इंटू NRT। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, Z की वैल्यू, ऑक्सीजन है 0.8 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी कैन फाइंड आउट, R की वैल्यू 1/12 दी है, लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1 इंटू टेम्परेचर इज गिवन कितना 300 केल्विन।
12 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब 25 इंटू 8 मतलब कितना हो गया, 2.5 8 दूनी 16 4 20 हो गया। तो मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/20 मोल्स। तो फिर मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। तो मास ऑफ O2 कितना भरा गया होगा उस वेसल के अंदर जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 300 केल्विन, व्हेन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज गिवन 0.8। तो ये कितना हो गया, दिस इज 32/20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 5 3 0 5 6 30, 1.6 ग्राम, दैट्स इट। यही आंसर है। नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगाई हमने, आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था फॉर द रियल गैस, क्योंकि O2 में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज नॉट 1, सो द गैस इज बिहेविंग रियल गैस है ये। तो ये रियल गैस का बिहेवियर है, इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। मैं फिर याद दिला दूं, रियल गैस के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो। यू शुड बी केयरफुल एंड यू शुड अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बाकी केटीजी पर क्वेश्चन, ग्राहम्स लॉ पे क्वेश्चंस, केटीजी फिजिक्स में भी कॉमन होता है, इसमें वो जो वेलोसिटी है, 3 तरह की वेलोसिटी, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार उनका रेशियो ही पूछ लेते हैं, कई बार आते सब सिंपल ही हैं। जेई मेन टफ क्वेश्चन पे नहीं करता, क्वेश्चन के पेपर केमिस्ट्री में खासकर तो आसान होते हैं, मैथ्स में तो फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं। वो यही कारण है, टॉपर्स जो बच्चे होते हैं फुल में से फुल मार्क ले आते हैं, वो सेंटम मारते हैं, सेंटम फुल 100%। और नीट में भी आजकल यही होता है, नीट में भी बच्चों के 720 में से 720 आजकल आ जाते हैं, 700 के ऊपर खूब सारे बच्चों के नंबर होते हैं, 716 नंबर भी आ रहे हैं, 715 नंबर भी आ रहे हैं। मान लो एक क्वेश्चन गलत हो गया किसी कारण से, तो पता चला उस पर भी 8-8 6-6 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये स्थिति है, पेपर आसान होने पर ऐसा होता है। वैसे आइडियली जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, कोचिंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, प्रॉपरली कोच्ड है, मेहनत की है, एनर्जी लगाई है, वो कभी नहीं चाहता कि पेपर बहुत डैम इजी आ जाए। बहुत डैम इजी पेपर होने पर बस वो दिक्कत ये आती है कि जिसने नई पढ़ाई की वो भी उसके लिए भी पूरा पेपर डूएबल है, और जिसने मेहनत की है, जम के पढ़ाई की है, वो और मेहनत हैवी क्वेश्चंस कर सकता था उतने टाइम में, उसके लिए भी कम्प्लीटली डूएबल है। तो डिफरेंशिएशन तो क्रिएट ही नहीं हो पाया ना, मतलब डिफरेंशिएट हो ही नहीं पा रहे दो बच्चे कि भाई हम कौन अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा हमारे लिए अच्छा बच्चा मतलब जिसने मेहनत करके पढ़ाई की है, और कौन एवरेज बच्चा है। तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चंस कहीं तो टफ होने चाहिए। जनरली मैथ्स बिकम्स द डिफरेंशिएटर बिटवीन द एवरेज स्टूडेंट्स एंड द गुड स्टूडेंट। गुड मतलब जिसने तैयारी की है, मेहनत की है, और उसको उसका फल मिलना ही चाहिए। केमिस्ट्री का पेपर हमेशा से ही आसान सा आया है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा कुछ डिफरेंशिएटिंग होते हैं, तो वो तो है ही है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री का पेपर रिलेटिवली जेई मेन में आसान ही आता है। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, एट अ गिवन टेम्परेचर T, gases like neon, argon, xenon and krypton are found to deviate from the ideal gas behavior. Their equation of the state, इसका मतलब ये रियल गैस है, और क्या दिया हुआ है, P is equal to RT upon V minus B, ठीक है, एट टेम्परेचर T। तो PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, तो PV अपॉन RT से डिवाइड करा तो 1 प्लस PB अपॉन RT, और PV अपॉन RT किसके बराबर, Z के बराबर, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। ये इक्वेशन बन गई। तो हियर इज B इज द वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है। विच गैस विल एग्जिबिट स्टीपेस्ट इंक्रीज इन द प्लॉट ऑफ Z। Z का ग्राफ वर्सेस प्रेशर के साथ में स्टीपेस्ट क्या होगा, तो Z y फंक्शन हो गया और P x फंक्शन हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो y इज इक्वल टू एट ए गिवन टेम्परेचर mx प्लस c, तो इंटरसेप्ट किसके बराबर, इंटरसेप्ट तो हो गया 1 के बराबर, और स्लोप किसके बराबर हो गया, b अपॉन RT। जरा ग्राफ प्लॉट करना, Z वर्सेस प्रेशर। आपको ये ग्राफ याद भी होंगे, आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। हर प्रेशर टेम्परेचर की रेंज में अगर जाए, अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया एट ए गिवन टेम्परेचर T पर। तो ग्राफ की नेचर देखो कई बार ऐसी होती है, हाई ये दे रहे हैं हीलियम नियॉन आर्गन के लिए ग्राफ कुछ ऐसा सा हो गया,
स्ट्रेट लाइन टाइप, ये हो गया। और इसका स्लोप किसके बराबर है? b अपॉन आर टी। अब जरा स्लोप देखो, b अपॉन आर टी है। अच्छा, आर टी एट ए गिवन टेम्परेचर है, अलग अलग गैसेस के लिए b की वैल्यू अलग अलग होगी। अब किसके लिए b ज्यादा होगा? b इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। साइज ऑफ B इज द मेजर ऑफ द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये एक जनरल मेजर है और जनरली हम इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं 4 टाइम्स ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये साइज को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये एक जनरल आइडिया है। तो ऐसे में साफ दिखाई पड़ता है कि साइज के बेसिस पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन इज लार्जेस्ट इन साइज। भाई ऊपर से नीचे आने पर साइज तो बढ़ता ही है ना, तो साइज जिनॉन का ज़्यादा दिख रहा है, तो जिनॉन का साइज ज़्यादा है तो बी वैल्यू ज़्यादा होगी, बी वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो स्टीपनेस ज़्यादा होगी। स्टीपनेस ज़्यादा और कम कैसे बोलते हो? ये कम स्टीप, ज़्यादा स्टीप, और ज़्यादा स्टीप, और ज़्यादा स्टीप, मैक्सिमम स्टीप, ऐसे तो बोलते हो। स्टीपनेस इंक्रीजेज, तो हाईएस्ट स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ विल बी एग्जिबिटेड बाय वेयर? जिनॉन। सो दिस इज द आंसर। वैसे एक बात थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए और बी हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ए इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और उसके लिए करेक्शन टर्म हम अप्लाई करते हैं प्रेशर में। और जनरली मोलर मास ज़्यादा होगा अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। ए की वैल्यू लोएस्ट है फॉर हीलियम। बी की वैल्यू साइज पर डिपेंड करती है, साइज को रिलेट करती है। फाइनाइट साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को रिलेट करने के लिए वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट बी होता है। बी के ट्रेंड्स थोड़े से फिर भी थोड़ा शेकी से होते हैं, क्योंकि ये सब अप्रॉक्सीमेशन ही तो है। वॉन डेर वाल्स साहब की जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट सो परफेक्ट टू अप्लाई फॉर रियल गैस अंडर ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। वॉन डेर वाल्स साहब के बाद और भी कई साइंटिस्ट हैं, कई फिजिसिस्ट हैं। सब फिजिसिस्ट का काम है, केमिस्ट कुछ ना कर रहा है इसमें। गैस इज स्टेट इज द मेजर स्टडी ऑफ फिजिसिस्ट, पोर्शन ऑफ फिजिसिस्ट, उनके हिस्से में आता है, उनके परव्यू में आता है। तो वॉन डेर वाल्स साहब तो पहले आदमी थे, पहले इंसान थे जिन्होंने करेक्शन टर्म अप्लाई किया आइडियल गैस में, सो दैट द रिजल्टिंग इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द रियल गैस। अल्टीमेटली तो उसके बाद में और एक्यूरेट इक्वेशंस हैं, क्वांग इक्वेशन हैं, बर्थलॉट इक्वेशन हैं, डाइट्रीसी इक्वेशन हैं, एक जनरल इक्वेशन भी होती है जिसे हम बोलते हैं विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो बहुत सारी और बीसीओ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी रियल गैस की इक्वेशंस आती हैं, विच आर फाउंड टू बी मोर एक्यूरेट on real gases under a certain set of the pressure and temperature conditions, but no single gas exactly explains the real gas behavior. तो बच्चों, ये थे कुछ questions, some of the questions which I had chosen to explain the concepts of periodic table and gaseous state. हालांकि दिस इज़ नॉट द एंड। आपको जो DPP दी गई हैं, प्रैक्टिस DPPs, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करें, उनको भी समझें, और इसके अलावा और भी आपके पास क्वेश्चन बैंक हो और टाइम आपको अवेलेबल हो तो यू कैन प्रैक्टिस एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक मैन परफेक्ट। हालांकि इन सब कहावतों में मैन लेते हैं, मैन और वुमेन, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन और डिफ्रेंशिएशन नाउअडेज। एनडीए में देखो, अभी आज ही की न्यूज़ में थी कि आउट ऑफ द 8,000 सम 1,008 गर्ल्स हैव क्वालिफाइड। सो इट्स a great thing and it's a great move, great for equality। चलिए आज इस सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।